नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, दतिया का रण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। चुनावी जंग में अब सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं बल्कि पार्टियों के सबसे बड़े चेहरे भी मैदान में उतर चुके। स्टार प्रचारकों की एंट्री के साथ ही सियासी पारा भी हाई है। आरोप प्रत्यारोप तेज है और हर सभा में वोटरों को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या स्टार प्रचारकों की चमक वोटों में बदल पाएगी या फिर दतिया की जनता इस बार स्थानीय मुद्दों पर ही अपना फैसला सुनाएगी? आखिर किसकी रणनीति किस पर भारी पड़ेगी? कौन जीतेगा दतिया का कुरुक्षेत्र? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार घोषित होने के बाद दतिया उपचुनाव अब पूरी तरह हाई प्रोफाइल मुकाबले में बदल गया है। दोनों दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रणनीति की जिम्मेदारी सौंपी है। अजय जम्वाल पिछले 2 दिनों से और जगदीश देवड़ा 3 दिनों से दतिया में डेरा डाले हुए हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी 16 जुलाई से चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे और घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। उधर कांग्रेस भी चुनाव को प्रतिष्ठा का सवाल मानते हुए संगठन को पूरी तरह सक्रिय कर चुकी है। ग्वालियर चंबल अंचल के साथ आसपास के 25 जिला अध्यक्षों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार चुनावी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में दतिया उपचुनाव सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं बल्कि दोनों दलों की संगठनात्मक ताकत और राजनीतिक प्रतिष्ठा की बड़ी परीक्षा बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दतिया की जनता से भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दतिया के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। तो वहीं पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए ऐलान किया कि 16 तारीख से दतिया में डेरा डालेंगे और आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास का क्रम चल रहा है, एक एक करके सभी क्षेत्रों में अकेले अपनी सरकार में अभी प्रति व्यक्ति आय कितनी हो गई? 1,67,000 रुपया प्रति व्यक्ति। जोरदार अभिनंदन करें। ये 20 साल का हमारे काम करने का तरीका। पहले रात में बिजली नहीं मिलती, अब आप बताओ बिजली जाती नहीं। ये अगर कहीं हुआ है तो यह हमारी सरकार के कारण से हुआ है। प्राण छोड़ दिए जाएंगे आज तो भैया के लिए। ये भ्रम और मुगालते में कोई नहीं रहे कि कोई कार्यकर्ता घर बैठेगा। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मैं दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज को जिताऊंगा। तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर लगातार हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछने की अपील करते हुए कहा कि दतिया के युवाओं को रोजगार कब मिलेगा, किसानों को समय पर खाद कब मिलेगी और चुनावी वादे आखिर कब पूरे होंगे। कांग्रेस का दावा है कि जनता विकास और वादों का हिसाब मांग रही है। क्या दतिया जब आओ तो दतिया में चुनाव जीतने की अपील तो करोगे, लेकिन दतिया के युवाओं को नौकरी कब मिलेगी, दतिया के किसानों को खाद कब मिलेगी, इस बात की आप दतिया वाले पूछे। सोशल मीडिया में पूछना आपका जमाना बहुत तेज है, लेकिन क्या आप अधिकार की बात करना आपकी। दतिया में चुनाव प्रचार के साथ सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। भाजपा विकास और संगठन की ताकत के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। अब देखना होगा कि दतिया की जनता विकास के दावों पर भरोसा जताती है या विपक्ष के सवालों को अपना मुद्दा बनाती है। फिलहाल उपचुनाव का रण पूरी तरह गर्मा चुका है और दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क, भोपाल। तो देखिए, दतिया उपचुनाव का रण दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जिस तरह से दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने स्टार प्रचारक, अपने धुरंधर मैदान में उतार दिए,
कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो बेहद दिलचस्प होगा। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता शाहवर आलम जी हमारे साथ हैं। शाहवर जी, आपका बहुत स्वागत है। अमित चौरसिया कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए पहली प्रतिक्रिया शाहवर आलम जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरह देखा जाए इस चुनाव को? क्योंकि देखिए अब ये उपचुनाव कोई आम चुनाव नहीं बचा, ये बेहद हाई प्रोफाइल सीट यहां पर हो जाती है और चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह से इतने सारे दिग्गजों को आप लोगों ने मैदान में उतार दिया, क्या ये माना जाए अब ये चुनाव कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया? नहीं सोनू जी, देखिए जहां तक आप स्टार प्रचारों की बात कर रहे हैं तो ये तो राजनीतिक दलों के जो प्रभावशाली नेता होते हैं उनकी सूची बनती है और वही सूची हमारी आई है। और रहा सवाल दतिया उपचुनाव का परिणाम का, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि दतिया की जनता जो क्षेत्रों में विकास चाहती है और विकास मध्य प्रदेश की सरकार करना चाहती है और 2023 से पहले करती भी आई है। तो भारतीय जनता पार्टी एकजुटता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आशुतोष तिवारी जी को 30 तारीख के मतदान में भारी मतदान उनका होना है और 3 अगस्त को हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दतिया की ये सीट जीत रही है। क्योंकि लोग जानते हैं कि पिछले जिन व्यक्ति को टिकट दिया गया था, जो जीते थे, जो विधायक बने थे राजेंद्र भारती जी, वो एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोपी निकले और उन्होंने कोई भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको दोषी ठहराया गया और उनको सजा हुई। और सजा होने के कारण जो है उनकी जो है वैसे विधानसभा सदस्यता शून्य हुई थी। तो जनता किसी ऐसे व्यक्ति को या ऐसी पार्टी को नहीं लाएगी जो बड़ा भ्रष्टाचार करती हो। तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। पूरे लोग जो है कार्यकर्ता वहां भले ही आप दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार शाहवर जी समीकरण बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। हम 2023 के चुनाव के इतर यदि बात करें तो इस बार बहुत कुछ बदल गया है अब दतिया में। अब दतिया पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर अब जंग जो है वो बहुत मुश्किल है, हालात बहुत मुश्किल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है। हाँ। राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए दतिया ही क्या बल्कि कोई सी भी विधानसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, कोई चुनौती नहीं होती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने नेताओं की मेहनत से आगे बढ़ती है। चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ अमित चौरसिया जी। अमित जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए जिस तरह से तैयारियां आप लोगों की भी देखने को मिल रही है और आप लोगों ने भी अपने पूरे धुरंधर मैदान में उतार दिए। ये अलग बात है कि आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि देखिए किस तरह से कलह सामने आई, ऐसा तो फिर कांग्रेस के अंदर भी देखने को लगातार मिल रहा। तो चुनौतियां तो आप लोगों के भी सामने बहुत सारी देखने को यहां पर मिल रही है। इतना आसान नहीं है आपके लिए। राजेश जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही जी। लेकिन दतिया का चुनाव जो है वो दतिया के स्वाभिमान का है और जिस बदलाव के लिए दतिया की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था और जिस तरीके से दतिया के चुनाव को लूटा गया फिर से, वो दतिया की जनता देख रही है। और अब ये चुनाव जो है संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आने वाला जो समय है ये संकेत देने वाला है मध्य प्रदेश में सरकार के बदलाव का। जिस तरह से आज पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, सरकार किसान कल्याण वर्ष बनाती है और किसान कल्याण वर्ष में किसानों को खाद नहीं मिलती है, लाइनों में लग के लाके खाना पड़ती है। तो ये भी वहां के किसानों ने देखा है। और अभी मेरे साथी मित्र प्रवक्ता कह रहे थे हमने 2023 के पहले विकास करा है, 23 के बाद आपने उस विधानसभा की जनता को अनाथ और रसायन छोड़ दिया था। शर्म आना चाहिए ये जो सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो किस तरह का विकास आपने वहां दतिया चंबल संभाग में करा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से उनके निकटतम संबंधियों का जमीनों के खेल में नाम सामने आ रहा है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में जिस नए घोटाले जैसे सूर्य और भगवान उदय होते हैं वैसी मध्य प्रदेश का एक नया घोटाला अखबारों के पन्नों में छपा हुआ मिलता है। तो ये सारे जवाब की राजनीति दतिया के मंच से जनता को देना होगा मुख्यमंत्री जी को। और ये चुनाव तो सरकार वर्सेस कांग्रेस लड़ने जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। बिल्कुल कोई चुनौती नहीं है महाराज आपके लिए, क्योंकि वोट चोरी और सीट चोरी पे आ रहे हैं आप। आपने गांधीवादी महिला को छल से कपट से राज्यसभा में जाने से रोक दिया, आपने उनका नामांकन निरस्त करवा दिया। तो ये बता रहा था किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब जनता के वोट नहीं ले पा रही है तो सीट चोरी पर कराएंगे। और यही मध्य प्रदेश की जनता देख रही है और दतिया की जनता इंसाफ भी करेगी। और ये बदलाव के साथ संकल्पों का चुनाव होगा।
और जहां तक बात है स्टार ठीक प्रचारकों की, है, तो यानी कि आप लोग हवा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यही माना जाए? बिल्कुल, जो मूल मुद्दे हैं विकास उसी के पर, मुद्दों जो पर मूल मुद्दे हैं ठीक, प्रदेश के, उसी पर चुनाव चलिए लड़ रहे ठीक है। हैं। अब मैं लौट रहा हूं आपके पास, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, आप कैसे देखा जाए, क्योंकि देखिए इस बार कई तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे बात भारतीय जनता पार्टी की जाए या फिर कांग्रेस पार्टी की जाए। बीजेपी के लिए यदि शर्मा जी यदि बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देना, क्या आपको लगता है ये एक बड़ा जोखिम भरा काम है बीजेपी के लिए, जोखिम साबित हो सकती है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि जो घटनाक्रम घटा नरोत्तम मिश्रा जी के टिकट ना मिलने के कारण, आमतौर पर भाजपा में ऐसा होता नहीं, लेकिन अब ये चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया। ये कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के भी लिए परीक्षा की घड़ी आ गई। मोटे तौर पर अब उनको और उनकी पूरी टीम को पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। अगर परिणाम किसी वजह से 19 आया, भाजपा के पक्ष पर नहीं आया, तो ठीकरा उन्हीं के सर पर फूलेगा, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये बात उनके राजनीतिक भविष्य के लिए भी एक बड़ा प्रश्न होगा, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी अब पूरी ताकत लगाएंगे। स्वाभाविक रूप से ये चुनाव, वाकई ये उपचुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। दोनों ही पार्टियां इसमें पूरी ताकत लगाएंगी, भाजपा अपनी सीट को छीनने के लिए और कांग्रेस अपनी सीट को बचाने के लिए। इसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं, हालांकि संख्या तो उनकी 24-25 है, लेकिन 3-4 ऐसे हैं जिनकी ये आशंका है कि वो वोट कुछ ज्यादा ले सकते हैं। तो वो वोट पर कहां प्रभाव डालते हैं, थोड़ा सा जातिगत समीकरण इसमें रहेगा। एक और बात इसमें रहेगी, इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो बढ़ेगा, पिछले बार की तुलना में बढ़ेगा। हालांकि प्रचार का समय कम है दोनों ही पार्टियों के लिए, तो स्वाभाविक रूप से एक प्लस पॉइंट भाजपा के लिए, 2 प्लस पॉइंट हम कह सकते हैं। एक तो चूंकि भाजपा उम्मीदवार जमीन से जुड़े हैं, तो निचले स्तर का कार्यकर्ता उनके लिए काम में लग गया होगा। दूसरा, जब भी उपचुनाव होता है तो जो भी सत्तारूढ़ दल होता है, वो कांग्रेस रही हो तो कांग्रेस, भाजपा रही हो तो भाजपा, कहीं ना कहीं 5-10% झुकाव सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ होता है। 2 प्लस पॉइंट तो है उनके प्रति। लेकिन जिस परिस्थिति में 2003 में भाजपा ये चुनाव हारी थी, वो परिस्थिति भी कोई साधारण नहीं थी। 160 से ऊपर सीटें भाजपा जीती थी और दतिया में उम्मीदवार को लेकर के कांग्रेस में भी मतभेद था। उस परिस्थिति में भी अगर कांग्रेस जीत गई तो जमीनी स्तर पर वो क्या चीज है जो कांग्रेस के फेवर में है, ये सारी चीजें इसमें देखना होगा। और जो पार्टी, भाजपा और कांग्रेस दोनों में से जो पार्टी एक दूसरे के असंतुष्ट वोट को अपनी तरफ खींच लेगी, मैं समझता हूं परिणाम उसके पक्ष में हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर का दिलचस्प ज्यादा हो गया है, वोट का प्रतिशत इसमें बढ़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। जी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से चुनाव दिलचस्प हो रहा है, और मैं तो यही कहूंगा शावर आलम जी से अभी मेरा यही सवाल था कि कहीं ना कहीं अभी देखिए शर्मा जी भी यही कह रहे थे, रमेश शर्मा जी आदरणीय, उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठा का सवाल तो है, एक बड़ी अग्नि परीक्षा तो आप लोगों के सामने है, और यही वजह है कि जो जितने धुरंधर थे आप लोगों ने मैदान में उतार दिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिंता की लकीरें जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही। राजेश जी, मैंने बताया ना आपको कि ये जो स्टार प्रचारकों की सूची होती है हर चुनाव में बनती है, जो क्षेत्र के और प्रदेश के प्रभावशाली नेता होते हैं। राजेश जी, अब मैं बात करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता साथी के 3 प्रश्न की, जिन्होंने 3 प्रश्न उठाए हैं। पहली बात तो यह कि राजन भारती पर कोई भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया है। राजन भारती जी पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस गया और सुप्रीम कोर्ट से वो दोषी पाए गए हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और वहां से उन्हें सजा मिली है। एक दूसरी बात यह है कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने फॉर्म में त्रुटि की, फॉर्म क्रमांक जो 5 होता है जिसमें जानकारी बताई जाती है कि अन्य प्रकरण कोई है, विचाराधीन है तो बताएं। वो फॉर्म क्रमांक 5 जो कंडिका क्रमांक 5 है वो भर नहीं पाए, तो वो त्रुटि थी उनकी, उस कारण से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। अब ये कांग्रेस के द्वारा रिजेक्ट कराया गया वो अलग विषय है, लेकिन ये दूसरी बात। तीसरी बात ये आ रही है कि जो इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि डॉक्टर मोहन यादव के घोटालों का, तो उसका स्पष्टीकरण दिग्विजय सिंह जी ने जीतू पटवारी को साफ दे दिया कि जीतू पटवारी जी कितने ज्ञान रखते हैं
कि तो जो उन्होंने आरोप लगाया था जमीन पर 1 रुपए के देने का, तो उसका खंडन कर दिया। रिश्तेदारों का तो रिश्तेदार जो होते हैं वो परिवार नहीं होता। मेरी बात पूरी हो जाएगी, मैंने बीच में नहीं बोला। तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी ने साबित कर दिया कि जीतू पटवारी कितने अनुभवहीन है। आपने 1 रुपए का आरोप लगाया, वो निराधार हुआ। राजसभा मोहन जी के रिश्तेदारों का, तो मोहन जी रिश्तेदार है, परिवार नहीं है, वो भी स्थिति क्लियर हो गई है, वो पहले से काम करते आए हैं। तो इस मामले में जीतू पटवारी जी को मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी प्रश्न करें तो उसका सही जवाब आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या होना है। अब मेरी तीनों बातें अगर गलत हो तो आप साबित करके बताइए। कांग्रेसों को जवाब केवल आरोप लगाने से नहीं होता। अब जब चुनाव आप हारेंगे, सुनिए आप, जब आप चुनाव हारेंगे तो आप ईवीएम को दोषी ठहराएंगे, आप जो है सरकारी मिशनरी को दोषी ठहराएंगे। ये आपको जवाब देना है, आप तैयारी रखिए उसकी। हम तो जनता उसी लेवल पर तैयारी भी कर रहे हैं। दतिया की जनता तो यह मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताना है। किसी भ्रष्टाचारी जो सुप्रीम कोर्ट से प्रमाणित भ्रष्टाचारी है उस पार्टी को नहीं चुनेंगे। जीतते हैं मेरे भाई। अरे चावल तक खा गए, खाद तक खा गए, चढ़ावा तक। अरे ये सब आरोप आपके निराधार होते हैं, कोई आरोप सिद्ध नहीं होते कांग्रेस के। कांग्रेस ने जब भी कोई आरोप लगाया है तो ना तो जनता ने गंभीरता से लिया, ना भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से लेती है। नहीं तो गंभीरता से लेने की जरूरत अब हो जाती है। शावर आलम जी 2023 में आप लोगों ने देख लिया, मीनाक्षी नटराजन के मुझे बताइए ना, एक मिनट, 2023 में क्या हुआ? राजन भारती को भारतीय जनता पार्टी ने जो है फंसा दिया है। भाई 2023 में आपने भी देख लिया था। ऐसा नहीं है कि आप हल्के में ले लें, कांग्रेस के लिए भी हल्के में भी नहीं लिया जा सकता ना, क्योंकि देखिए आपने 2023 में देख लिया। मैं पहले ही कह चुका हूं, ये अपनी पूरी ताकत लगा दें। भारतीय जनता पार्टी वो चुनाव जीत रही है क्योंकि क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है। ये तय है कि हमको सरकारी मशीन लेकर चुनाव लड़ना है और ये चुनाव पर 4 वर्ष से जनता का है। जनता जवाब देगी। जो स्वाभिमान छीना है भाई, जनता आपको पिछले 15 साल 20 साल से जवाब देती आ रही है। ये पूरा दतिया की विधानसभा की जनता है। आपके कोई भी आरोप सिद्ध नहीं होते, आपके सारे आरोप निराधार होते हैं। ये बात आप जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप पूरी ताकत से वहां चुनाव लड़ें, लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि वह भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। कभी नीट पेपर घोटाला, छोड़िए विषयांतर हो रहा है। हम जरा विषय पर आते हैं। हम नीट पे कितने चर्चा कर लीजिए, नीट पे जवाब दे दूंगा मैं। ठीक है, ये दतिया की जनता पूछेगी आपसे। ठीक है अमित जी, दतिया की जनता देख चुकी है 3 साल में कि उन्होंने किसको चुना था जो एक बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में है। उनको सजा हुई है, राजन भारती जी को। बंधक था दतिया 2023 तक, बंधक था, आतंक मुक्त हुआ है और वापस बंधक नहीं बनेगी दतिया की जनता। अरे भाई, मध्य प्रदेश को डकैतों से, नक्सलियों से किसने मुक्त कराया? आपने मुक्त कराया है। ब्राह्मण समाज करेगा, चिंता मत कीजिए। ये वही ब्राह्मण समाज है। जब जोशी का मामला आया, आप समाजवाद पे आ गए। भारतीय जनता पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट से भाग खड़े हुए। जब एट्रोसिटी एक्ट का मामला आया, जब ब्राह्मण समाज को अपाय छोड़ दिया, जब शिवराज सिंह चौहान, आप जातिवाद पे आ गए, फिर आप पुष्टिकरण पे आ जाएंगे। नहीं छीन पाएगा, तब ब्राह्मण समाज आज नहीं आया। अरे भाई, क्यों एक बात बताइए कि कांग्रेस के प्रत्याशी को जनता क्यों चुनेगी? फिर से कोई भ्रष्टाचार करने के लिए? बताइए ना। कौन सा भ्रष्टाचार कर दिया? अरे सुप्रीम कोर्ट ने चेक किया भाई, ये कोई मेरा आरोप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी माना है राजन भारती जी को। आप उसको भी बात नहीं मानते क्या? आप न्यायालय को भी नहीं मानते, न्यायालय का भी सम्मान नहीं करते आप। अब आप लोग जनता के पास जा रहे हैं, ठीक है। जनता जनार्दन किसे चुनेगी आप लोग जाएंगे, जनता के ऊपर निर्भर करता है। रुक जाइए, मैं लौट रहा हूँ। रमेश शर्मा जी आपके पास आऊंगा। सर, ये यहाँ पर जिस तरह से चुनाव की हम बात करते हैं, सहानुभूति की बात कही जा रही थी, राजन भारती का ये जिक्र कर रहे हैं जिसकी वजह से ये उपचुनाव हो रहा है, उनकी सीट चली गई, ये बताया जा रहा है कहीं ना कहीं एक उनकी तरफ सहानुभूति है। दूसरी नरोत्तम मिश्रा जो लगातार, अभी हमने खुद देखा जब वो यहाँ पर मंच पर आए थे और आशुतोष तिवारी के पक्ष में जब प्रचार करने के लिए सभा से उन्होंने कहा कि हर दरवाजे पर जाऊंगा, शीश नवाऊंगा, भावुक हो गए थे वो। तो यहाँ पर सहानुभूति की जो लहर है
वो इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण दिखाई दे रही। किस ओर जाती हुई दिखाई दे सकती है, इसका फायदा किसे मिल सकता है, क्योंकि दोनों तरफ सहानुभूतियां। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं, जिस तरीके से उन्होंने वो भावुक हुए हैं तो सहानुभूति की लहर तो चलेगी, लेकिन ये सहानुभूति की लहर, जैसा कि मैंने कहा है, ये कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा जी के राजनीतिक भविष्य पर निर्भर करती है। उनका पूरा प्रयत्न होगा कि जो लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं वो पूरी ताकत से भाजपा के पक्ष में वोट करें। अगर मान लीजिए भाजपा को इसमें नुकसान होता है इस सीट पर और कांग्रेस उस सीट को निकल जाती है, उसके कारण कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो नरोत्तम मिश्रा जी का नाम जरूर लिया जाएगा और वो चर्चा में आएगा। इस बात को नरोत्तम जी भी अच्छी तरीके से समझते होंगे, इसलिए वो और उनके समर्थक मैं समझता हूं पूरी ताकत से इस मामले में निर्भर करेंगे। रिजल्ट असल में जो प्रभावित होगा, जो 3-4 निर्दलीय वोट लेंगे, अगर आप देखेंगे दतिया में देखेंगे तो 3 चीज उसमें बहुत फैक्टर करेगी वोटिंग में, खास तौर से। एक तो स्थानीय मुद्दे बहुत फैक्टर करेंगे। उपचुनाव में नेशनल मुद्दे बहुत कम काम करते हैं। जो स्टार प्रचारक आते हैं उनका चेहरा आम सभाओं में भीड़ तो बढ़ाती है, लेकिन वो भीड़ वोट में बदलेगी इसकी गारंटी नहीं होती। उपचुनाव में स्थानीय मुद्दा, उम्मीदवार का संपर्क और कार्यकर्ता की डोर टू डोर अप्रोच, ये कहीं ना कहीं परिणाम को प्रभावित करता है। तो इसमें यह देखा जाएगा किस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के अप्रोच की है और मतदाता को निकाला, जिसमें जो 2-3 बातें इसमें ज्यादा मुझे जो प्रभावित लग रही हैं। एक तो मुझे लग रहा है कि लगभग 50% तो इसमें जातिवादी मुद्दा काम करेगा। कांग्रेस का वोटर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो ठाकुर हैं और भाजपा के उम्मीदवार ब्राह्मण हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय ज्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो ओबीसी से आ रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं ओबीसी को और एससी को वो प्रभावित करेंगे। एससी का वोट जो भी निर्दलीय लेगा उसका नुकसान कांग्रेस को है, ओबीसी का वोट जो भी निर्दलीय लेगा उसका नुकसान भाजपा को है। तो मोटे तौर पर किस वर्ग का वोट ज्यादा लेता है। दूसरा जो इसमें वोट का परसेंटेज जो मुझे लग रहा है कि जो अच्छा खासा होगा वो महिलाओं का होगा। तो स्वाभाविक रूप से कौन सा दल महिलाओं पर अपना मतदाता पर ज्यादा प्रभाव डालता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कुल मिलाकर के। लेकिन चुनाव वाकई दिलचस्प है, दोनों पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे इसको जीतने के लिए। जी निश्चित तौर पर यही देखना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अपने अपने दिग्गज दोनों पार्टियों ने मैदान में उतार दिए, उसको देखकर यही लगता है कि पूरी ताकत जो है वो दोनों दलों की तरफ से झोंक दी गई। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दतिया उपचुनाव, जी हां, अब ये पूरी तरह से प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में जिस तरह से मैदान में उतारा है, एक तरफ भाजपा संगठन और सरकार की ताकत के दम पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस स्थानीय मुद्दों और जनसंपर्क के सहारे चुनावी बाजी पलटने की कोशिश में जुटी है। और इस हाई प्रोफाइल मुकाबले का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं करेगा, बल्कि आने वाले राजनीतिक समीकरणों की दिशा भी तय करेगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।